राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म पर नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। इतने 4 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देते हैं। यानी इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिनकर जी लिखते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो जो निरंतर जीवन चलते रहता है, इतिहास उसी की कहानी को समेटे रहता है। जो विघ्न में भी रहकर काम करता है, उसकी कहानी को इतिहास समेटे रहता है। और हम आपके बीच में हैं मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन को लेकर। तो जब हम मुस्लिम शासन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। भारतवर्ष में शासन की बात की जाएगी तो 1206 ईस्वी से, परंतु थोड़ा सा पीछे से आना पड़ेगा। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में होती है और 8वीं शताब्दी के दूसरे ही दशक में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का भारत पर आक्रमण होता है। फिर सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है। फिर उस आक्रमण को एक ऊंचाई प्रदान करता है मोहम्मद गजनबी। फिर आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया और उसके बाद उसने निरंतर भारत पर जो आक्रमण किए, इससे भारत में चलकर बाद में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। ये सब जो पीछे के आक्रमण की जिसका जिक्र हमने किया, ये सारे आक्रमणकारी थे। इनका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था और ये आए और चले गए। तो अब जब हम शासन की बात की जाए तो 1206 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक, इतने लंबे समय तक मुस्लिम शासन दिल्ली जो राजधानी रही है, राजधानी है, उस पे यानी केंद्रीय जो शक्ति हमारी है वो मुस्लिम शासकों के हाथ में थी। और इस शासन को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 पार्ट्स में बांटकर देख सकते हैं, एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल सुल्तान का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को उसका सल्तनत कहा जाता है। और तुर्की में जो शासक प्रधान शासक थे वो सुल्तान होते थे। सुल्तान का साम्राज्य सल्तनत कहलाता था। सल्तनत काल रहा भारत में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। मुगल काल रहा है 1526 से 1857 तक। अध्ययन की सुविधा के लिए हम मुगल काल को 2 पार्ट से बांट देते हैं। पूर्ववर्ती मुगल, जो निर्माण काल भी इसे कहा जा सकता है, 1526 से 1707, इसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक की कहानी है। और उत्तरवर्ती मुगल 1707 से लेकर 1857, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद की कहानी शुरू होती है। और औरंगजेब के बाद मुगल शासन कमज़ोर पड़ते जाता है, उसका धीरे धीरे क्षरण होते जाता है। और अंततः 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है, उनको बंदी बना लिया जाता है। हम बात करें सल्तनत काल से शुरू करते हैं। 1206 से 1526 ईस्वी में सल्तनत काल में जिन राजवंशों ने भारत पे शासन किया, उनको हम 5 वर्ग में बांट के देखते हैं, यानी 5 वर्ग में देखते हैं। पहला है मामलुक या गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ध्यान में रखना है, सल्तनत काल में जो वंश सबसे पहले आया वो था गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, 5वां है लोदी वंश। ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि सल्तनत काल का वंश किस प्रकार से रहा है, तो ध्यान में रखना है हमको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश को के शासकों पर अगर हम विचार करें, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा गया। थोड़ा समझना पड़ेगा मामलुक और गुलाम में अंतर क्या है। गुलाम का अर्थ होता है जो किसी का दास हो, और मामलुक का अर्थ है वह दास जिसके माता पिता स्वतंत्र हो। और मामलुक कुछ इतिहासकारों ने इनको क्यों कहा, तो गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों के तीनों स्वतंत्र माता पिता के गुलाम, स्वतंत्र माता पिता के संतान थे जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण गुलाम हो जाते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म होता है, स्वतंत्र माता पिता उन्हें जन्म देते हैं, बाद में अपने परिवार से बिछुड़ जाता है और फिर बिछुड़ते बिछुड़ते कैसे कैसे गुलाम हो जाता है, इसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मामलुक शब्द का अर्थ हमें समझना है। मामलुक मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से जन्मे गुलाम। और गुलाम का तो अर्थ हो गया कि गुलाम से जन्मे हो, गुलाम यानी माता पिता भी गुलाम रहे हो और पुत्र भी गुलाम हो, संतान भी गुलाम हो। तो इस कारण से इतिहासकार ने इनको मामलुक कहा है, कुछ इतिहासकारों ने। जो इतिहासकार इन्हें मामलुक कहते हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है अजीज अहमद साहब का। ध्यान में रखना है, जिन्होंने इनको मामलुक कहा है गुलाम वंश को, अजीज अहमद साहब ने। वहीं हबीबुल्लाह ने इनको मामलुक कहा है और अजीज अहमद इनको आरंभिक तुर्क कहते हैं, यानी आरंभिक तुर्क शासक कहते हैं। तो अब हम जब बात करेंगे कि मामलुक शासक कौन कौन थे, यानी गुलाम वंश के शासक कौन थे, इसमें भी 3 वंश रहा है। एक है कुतबी शाखा, जिसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह का 1206 से 1211 तक, इन दोनों शासकों को कुतबी वंश यानी गुलाम वंश में भी ध्यान रखना है। कुतबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ये दोनों कुतबी वंश के हैं। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, इस पूरे जो दिखाई दे रहा है मुस्लिम शासन, उसमें एक ही सुल्तान का स्त्रीलिंग सुल्ताना आकार लगा के, प्रायः स्त्रीलिंग लगाते, छात्र छात्रा, अध्यक्ष अध्यक्षा, सुल्तान सुल्ताना, रजिया सुल्ताना आएंगे आपको शमसी वंश में। मुइनुद्दीन बहराम शाह शमसी में, अलाउद्दीन मसूद शाह शमसी में, नासिरुद्दीन महमूद शमसी में, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 जिनका काला बलबनी में आते हैं कैकुबाद, और शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो इस प्रकार से क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। कुल 11 शासकों ने गुलाम वंश में शासन किया और उसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स के बाद यानी ये अंतिम शासक थे। फिर यहाँ दिल्ली सल्तनत आ गई खिलजी के हाथों में और खिलजी वंश के काल रहा 1290 से 1320। इन 30 वर्षों में जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। ध्यान में रखना है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इस तरह से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा। फिर 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन सेकंड, अबरूबक और नासिरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन, नुसरत शाह और महमूद शाह। इस प्रकार से 1398 से 1414 तक इनका काल रहा और तुगलक वंश 1320 से 1414 रहा। 1398 जिस वर्ष महमूद साहब बैठते हैं उसी साल संयोग ऐसा होता है कि दिल्ली पर आक्रमण होता है तैमूरलंग का, और तैमूरलंग का कुछ इतिहासकार इनके काल को 1398 से 1412 मानते हैं। यानी जो 2 वर्ष रहा इसमें तैमूर का जो सेनापति था खिजर खां, उसका भी अधिकार था और इनका भी था। तो ये जो 2 साल रहे इसमें समझा जा सकता है कि इनके शासनकाल में भी देखा जा सकता है और उनके शासनकाल में भी देखा जा सकता है। परंतु व्यवस्थित रूप से सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से और चलता है शासनकाल 1414 से 1451 के बीच में। खिजर खां जो तैमूर लंग का विशेष सिपाहसालार समझे उनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश के प्रमुख शासक थे। लोधी वंश इसके बाद शुरुआत होती है। लोधी वंश की बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं और बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश में 3 शासक मुख्यतः रहे, सैयद वंश में 4 शासक रहे, तुगलक वंश में 9 शासक रहे और खिलजी वंश में 5 शासक रहे। अगर हम तमाम शासकों को जोड़ दें तो 11, 5, 16, 9, 25, 4, 29, 3, 32 शासकों ने मिलकर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल में शासन किया। अब उसके बाद शुरुआत हुई 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में
हार होती है इब्राहिम लोदी की, और इसके साथ जब बाबर के हाथों इनकी हार होती है तो एक नया वंश की शुरुआत होती है मुग़ल काल का, जो 1526 से 1857 तक रहा। उसको हम दो काल में बांटते हैं, बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक को, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी, कौन कौन शासक रहे, और उत्तरवर्ती काल जो 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। बारी बारी से हम इसकी चर्चा करेंगे। गोरी का आक्रमण 1175 ईस्वी में होता है। गोरी गोर से है और गोर की होने के कारण ही उसके नाम के साथ दीर्घिकार लगा करके गोरी होता है। कैसे कैसे 1175 से लेकर के 1194 ईस्वी तक उसने भारत के किन किन क्षेत्रों में आक्रमण किया, कब उसे जीत मिली, कब उसे हार मिली, और किस प्रकार से गुलाम वंश के शासन के साथ ही भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, इस कहानी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।